गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपकी संवाद सेतु पुस्तक का 5-9 विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता का अध्ययन कर रहे हैं। विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता से संबंधित 2 वीडियो मैं आपको पहले भेज चुकी हूँ। पहली वीडियो में आपने इससे संबंधित संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की थी और दूसरे वीडियो में हमने विज्ञान पत्रकारिता और खेल संबंधी पत्रकारिता की विस्तार से चर्चा की थी। साथ में हमने इसका उद्देश्य भी देखा था। अब हमारे पास में आता है खेल जगत के बाद में फिल्म पत्रकारिता। फिल्म पत्रकारिता क्या होती है और किस तरीके से लिखी जाती है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है फिल्म पत्रकारिता। फिल्मों का इतिहास अधिक पुराना नहीं है, उसी प्रकार फिल्मी पत्रकारिता का इतिहास भी बहुत पुराना नहीं है। हिंदी के फिल्मी पत्र कलकत्ता से भी निकलते हैं और बम्बई से भी, परंतु अग्रणी होने का श्रेय दिल्ली को है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि फ़िल्मों का जो इतिहास है वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, यानी हमने जितनी भी फ़िल्में आज तक देखी हैं तो बहुत ज़्यादा पुरानी फ़िल्में नहीं हैं, मतलब बहुत पुराना इतिहास फ़िल्मों के बारे में नहीं मिलता है। इसी कारण से जो फिल्मी पत्रकारिता है उसका इतिहास भी उतना ज़्यादा पुराना नहीं है। हिंदी से संबंधित जितने भी पत्र निकलते हैं, जितनी भी पत्रकारिता का कार्य होता है वो सब कलकत्ता से भी निकलते हैं और बम्बई से भी। लेकिन अगर हम बात करें कि जिसे अग्रणी रखा जाए या जिसे प्रथम कहा जाए तो वो है दिल्ली। तो अग्रणी होने का जो श्रेय है वो दिल्ली को जाता है, यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिल्ली में जो कार्य किया जाता है फिल्मी पत्रकारिता के क्षेत्र में वो सबसे ज़्यादा अग्रणी माना जाता है। 1931 में बम्बई की इंपीरियल कंपनी ने आलम आरा का निर्माण करके लोगों को चौंका दिया। आलम आरा 1931 में बम्बई की इंपीरियल कंपनी के द्वारा निर्मित की गई थी और आलम आरा माना जाता है कि पहली बोलती फिल्म थी। सिनेमा के गूंगे कलाकार बोलने लगे और गाने लगे। सिनेमा में आज तक जितनी भी फिल्में उससे पहले बनी थी उन सब में जितने भी कलाकार थे उनके पास में संवाद नहीं हुआ करते थे, डायलॉग नहीं हुआ करते थे, वो सिर्फ एक्शन करते थे। तो गूंगे कलाकार बोलने लगे और गाने लगे किस फिल्म में? आलम आरा फिल्म में। इस जादू को देखकर पढ़े लिखे समाज पर भी सिनेमा का जादू चल गया। और पहले सिनेमा जो मनोरंजन का साधन था वो हम ये कह सकते हैं कि जो कम पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे वो देखा करते थे। लेकिन जब बोलती फिल्म आई और उसमें जिस तरह के संवाद और जिस तरह का हम कहें कि फिल्मांकन दिखाया गया उसके आधार पर जो पढ़े लिखे समाज के लोग थे उन पर भी सिनेमा का जादू चलने लगा और वो लोग भी इसकी ओर आकर्षित हुए। लोगों में फिल्मों के बारे में, उनमें कार्य करने वालों के विषय में जानने की उत्सुकता जागृत हुई और लोगों के मन में फिर जो फिल्मों में काम करते हैं, फिल्में कैसे बनती हैं, फिल्म किस तरह से निर्मित होती है, नई फिल्म कौन सी आने वाली है, उसकी क्या स्टोरी है, उसमें क्या थीम है, इस सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों के मन में उत्सुकता जागृत हुई। लेकिन क्योंकि फिल्मी कलाकार दूसरों से मिलते नहीं हैं तो ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे पास में माध्यम के तौर पर कौन हुए? जो फिल्मी पत्रकारिता का काम किया करते थे। ये जो उत्सुकता थी इसको दिल्ली के कुछ जागरूक लोगों ने अनुभव करके ही 1932 में दिल्ली से रंगभूमि का प्रकाशन किया। उन्होंने दिल्ली में रंगभूमि का प्रकाशन किया। हिंदी की इस प्रथम फिल्मी पत्रकारिता के संपादक श्री लेखराम थे और रंगभूमि नाम की फिल्मी पत्रकारिता जो कि इस क्षेत्र की पहली फिल्म पत्रकारिता मानी जाती है। अगर आपके कोई प्रश्न आता है तो आप रंगभूमि नाम की फिल्मी पत्रकारिता के बारे में लिख सकते हैं। हिंदी की इस प्रथम फिल्मी पत्रकारिता के संपादक श्री लेखराम थे। यह साप्ताहिक थी, यानी वीकली थी, एक हफ्ते में एक बार छपी जाती थी और इसका मूल्य उस समय 2 पैसे था। श्री रामचंद्र तिवारी ने हिंदी की पहली पत्रिका नव चित्रपट को माना है जो 1932 में दिल्ली से प्रकाशित हुई। हमारे समझ 2 तरह की फिल्मी पत्रकारिता की बात हो रही है। पहली फिल्म पत्रकारिता जिसे हम रंगभूमि कह रहे हैं जो कि 1932 में संपादित की गई और इसके संपादक लेखराम थे, इसे हम प्रथम मान रहे हैं, लेकिन ये साप्ताहिक थी। और जो श्री रामचंद्र तिवारी हैं
उन्होंने हिंदी की पहली पत्रकारिता या पहली जो पत्रिका है वो नवचित्र पट को माना, जो कि 1932 में ही दिल्ली से ही प्रकाशित हुई थी। स्वाधीनता से पूर्व यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व हिंदी के प्राय सभी दैनिक स्वाधीनता आंदोलन को सक्रिय सहयोग दे रहे थे। यहाँ दैनिक शब्द जो है वो दैनिक समाचार पत्रों के लिए आया है कि जितने भी दैनिक समाचार पत्र थे स्वाधीनता से पहले वो सभी हिंदी के पत्र जो थे, या हम ये कहें कि अखबार जो था, वो स्वाधीनता आंदोलन को अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे। किस तरह से कि स्वाधीनता संग्राम से संबंधित समस्त जानकारी देना, लोगों को जागरूक करना, इन सब में हम ये कह सकते हैं कि जो अखबार था, समाचार थे, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका उस समय निभा रहे थे। वैसे भी तब तक शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग फिल्मों और फिल्मों वालों को ये दृष्टि से देखता था, और जब तक स्वाधीनता प्राप्त नहीं हुई थी उस समय तक लोगों की जो सोच थी, लोगों की जो दृष्टि थी, वो फिल्मी और फिल्म जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए कुछ हीन दृष्टि ही रखी जाती थी। वो लोग ये दृष्टि से यानी बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखा करते थे, खासकर जो शिक्षित और बुद्धिजीवी लोग थे फिल्मों और फिल्मों वालों को। हिंदी के साहित्यिक वर्ग की दृष्टि में सिनेमा घटिया मनोरंजन का साधन था, और जो हिंदी के साहित्यिक वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं उनकी नज़र में तो ये जो सिनेमा था वो बहुत ही ज़्यादा घटिया मनोरंजन का साधन माना जाता था, क्योंकि जो साहित्यिक लोग थे उनकी दृष्टि में तो जो हमारा हिंदी का पूरा साहित्य है वो संपूर्ण साहित्य को आप पढ़ें, संपूर्ण साहित्य के अंतर्गत उपन्यास आते हैं, रेखाचित्र आते हैं, संस्मरण आते हैं, बहुत सारी कविताओं की रचना है, बहुत सारे गद्य लेख हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो उन सब के बारे में हमें जो हमारा हिंदी साहित्य है उससे जानकारी प्राप्त होती है। तो इसीलिए जो साहित्य वर्ग के लोग थे वो सिनेमा को घटिया मनोरंजन का साधन मानते थे, क्योंकि उनके लिए तो मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन साहित्य था, किताबें थी, पुस्तकें थी। प्रत्यक्ष रूप में भारतीय फिल्में राष्ट्रीय आंदोलन में को सहयोग नहीं दे पा रही थी, और देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से जो हमारी भारतीय फिल्में थी वो जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था भारत को आज़ाद कराने के लिए, उसमें अपना सहयोग नहीं दे पा रही थी। लेकिन फिर भी हम आज देखते हैं कि बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी हैं जो कि देशभक्ति पर आधारित होती हैं, और बहुत सारी फिल्मों से हमें प्रेरणा भी मिलती है। फिल्म बनाने वालों के लिए ऐसा कर पाना संभव भी नहीं था, और उस समय जब फिल्में नई बनना शुरू हुई थी उस समय हम कह सकते हैं कि फिल्मों बनाने में इस तरह की स्थिति को दिखा पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि भारत आज़ाद नहीं था और स्वतंत्र रूप से वो इस काम को नहीं कर सकते थे विदेशी सेंसर बोर्ड के होते हुए, क्योंकि उस समय विदेशी सेंसर बोर्ड था। अभी तो हमारा भारतीय सेंसर बोर्ड है, तो वो फिल्मों के लिए आपको वैधता भी प्रदान कर देगा, लेकिन उस समय विदेशी सेंसर बोर्ड था, और उनके सामने जब फिल्मों के नाम बम और महात्मा तक रखना अपराध था, सिनेमा के पर्दे पर महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के चित्र तक दिखाना गैर कानूनी था, तब भला फिल्मों में प्रत्यक्ष रूप से देश की आज़ादी की बात कर पाना कैसे संभव हो सकता है। और उस समय फिल्म बनाने के लिए मुसीबत इसलिए थी क्योंकि विदेशी सेंसर बोर्ड था जिन्होंने महात्मा और बम नाम फिल्मों का रखने पर भी बहुत ज़्यादा ही ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने इस चीज़ के लिए उन्हें अनुमति प्रदान नहीं की। तो फिर उनका मानना है कि फिर फिल्में हम उस समय देशभक्ति से संबंधित कैसे बना सकते थे। महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के चित्र तक वो वहाँ दिखा नहीं सकते थे पर्दे पर, उन्हें भी गैर कानूनी माना जाता था। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से वो देश की आज़ादी की बात तो फिल्मों के माध्यम से कर ही नहीं सकते थे। इस सत्य के बावजूद प्रत्यक्ष रूप से सिनेमा ने जन जागरण में अपनी भूमिका अदा की, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि उस समय फिल्मी जो दुनिया थी या सिनेमा जगत जो था, उन्होंने जन जागरण में अपनी भूमिका अदा की। अमर ज्योति, वहाँ बरांडी की बोतल, पड़ोस, जमींदार, अपना घर, जमीन, सिकंदर, राम शास्त्री, नया तराना आदि वे फिल्में थी जिन्होंने दर्शकों में देश के प्रति प्यार जागृत किया और देखने वालों को सांप्रदायिक एकता, अन्याय का विरोध तथा भारतीयता के प्रति श्रद्धा रखने की प्रेरणा प्रदान की। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि कुछ फिल्में उस समय भी बनाई गई थीं, जैसे हमने यहाँ पे अभी उदाहरण के तौर पे पढ़ा अमर ज्योति, बरांडी की बोतल, पड़ोसी, जमींदार, अपना घर, जमीन, सिकंदर, राम शास्त्री और नया तराना। ये कुछ फिल्में ऐसी थी जिन्हें देखकर दर्शकों में देशभक्ति जागृत हुई
देश के प्रति प्यार की भावना आई और जिन्होंने भी उसको देखा उनमें सांप्रदायिक एकता की भावना स्थापित हुई। सांप्रदायिक एकता हम जहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो झगड़े होते हैं, जातिगत भेदभाव जो होते हैं, उसको लेकर सांप्रदायिक एकता स्थापित हुई। अन्याय का उन्होंने विरोध करना सीखा और भारतीयता के प्रति श्रद्धा रखने की प्रेरणा भी कई लोगों को उन फिल्मों के माध्यम से प्राप्त हुई। स्वाधीनता से पूर्व मुंबई तथा कोलकाता के अंग्रेजी दैनिक तो थोड़ी बहुत फिल्मी सामग्री देते थे। स्वाधीनता से पूर्व कह रहे हैं कि मुंबई और कोलकाता के जो अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र थे वो फिर भी थोड़ी बहुत फिल्म सामग्री को छाप दिया करते थे, परंतु हिंदी में विश्वामित्र को छोड़कर अन्य किसी भी प्रमुख दैनिक में फिल्मों की चर्चा नहीं होती थी। लेकिन अगर हम बात करें कि दैनिक समाचार पत्रों में जो विश्वामित्र के नाम से दैनिक समाचार था, उसमें ही मात्र फिल्मों की बात की जाती थी। राष्ट्रीय दैनिक पत्रों का रवैया बदला। नवभारत टाइम्स के प्रकाशन से अब हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय दैनिक जितने भी पत्र थे, यानी जो पूरे भारत में एक साथ पहुंचा करते थे, उसमें से नवभारत टाइम्स ऐसा था जिसके आने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि दैनिक समाचार पत्रों का जो रवैया था उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया। नवभारत टाइम्स ने लगभग आरंभ से ही साप्ताहिक फिल्मी स्तंभ दिया और नवभारत टाइम्स जब पहली बार शुरू हुआ तो उसने शुरू से ही साप्ताहिक फिल्मी स्तंभ देना प्रारंभ किया, यानी एक हफ्ते में वो एक बार फिल्मी जगत से संबंधित जानकारी दिया करता था। दैनिक हिंदुस्तान ने आरंभ में थोड़ी सामग्री दी, बाद में नियमित रूप से सप्ताह में एक बार एक पृष्ठ फिल्मों पर देना प्रारंभ किया और बाद में उन्होंने धीरे धीरे नियमित रूप से एक पृष्ठ फिल्मों पर देना शुरू कर दिया। उधर राष्ट्रीय दैनिकों के रूप में आए इस परिवर्तन के फलस्वरूप आज नवजीवन, स्वतंत्र भारत, नवभारत, नई दुनिया आदि अन्य दैनिकों ने भी फिल्मों और फिल्म वालों पर नियमित रूप से टिप्पणियां प्रकाशित करनी शुरू की और उसके बाद में हम कह सकते हैं कि जितने भी दैनिक समाचार पत्र आए उन सब में कुछ न कुछ बदलाव आया और उन्होंने अपने जितने भी पत्र थे उनमें नियमित रूप से फिल्मों और फिल्म वालों पर नियमित रूप से टिप्पणियां प्रकाशित करना शुरू कर दिया। इस परिवर्तित दृष्टिकोण के कई कारण थे और ये जो बदलाव आया उसके बहुत सारे कारण थे। एक तो हिंदी का पाठक अब उस विधा के विषय में आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने को उत्सुक था। पहले तो ये था कि जो हिंदी पढ़ने वाला पाठक है वो फिल्मी जो विधा थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहने लगा, जो उनके मनोरंजन का सर्वप्रिय साधन थी। और जब लोगों ने फिल्में देखना शुरू किया तो उन्होंने मनोरंजन का सर्वप्रिय साधन फिल्मी दुनिया ही लगा या फिल्में ही लगी। दूसरे, स्वाधीन भारत में राष्ट्र के नवनिर्माण में सिनेमा ने अपनी भूमिका अदा करनी शुरू की थी और जब हम ये कहें कि राष्ट्र का नवनिर्माण किया जा रहा था तो सिनेमा जगत जो था उसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उसमें अदा करना शुरू किया। ये सब कारण पढ़ रहे हैं हम कि फिल्मी जो जगत था उससे संबंधित पत्र पत्रिकाओं का रोजाना या दैनिक रूप से छपना कब प्रारंभ हुआ और कैसे प्रारंभ हुआ, उसके पीछे क्या क्या कारण रहे थे। तो 2 कारण हम पढ़ चुके हैं। तीसरा है राष्ट्रीय सरकार भी अब सिनेमा के विकास के प्रति प्रयत्नशील थी। जो राष्ट्रीय सरकार थी वो भी अब सिनेमा जगत के प्रति प्रयत्नशील होने लगी थी। 1951 की फिल्म जांच पड़ताल समिति, 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की स्थापना आदि ने प्रबुद्ध एवं शिक्षित समाज के दृष्टिकोण को बदला था और यही बदलता हुआ रुख दैनिक पत्रों में अभिव्यक्ति पाने लगा और इस प्रकार से दैनिक समाचार पत्रों में जो लेख छपने लगे वो फिल्मी दुनिया से संबंधित छपने लगे। फिल्मी दुनिया के लिए उन्हें एक अलग से पृष्ठ निर्मित करना पड़ा जिसमें फिल्म और फिल्म वालों से संबंधित जानकारी दी जाने लगी और जितने भी पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे, शिक्षित समाज था, उनका दृष्टिकोण भी इस बात को लेकर बदला। इस समय यूँ तो सभी प्रमुख हिंदी दैनिक फिल्मों पर नियमित सामग्री प्रकाशित कर रहे हैं, परंतु विगत कुछ वर्षों से पंजाब के कुछ हिंदी दैनिकों ने फिल्मी सामग्री प्रकाशित करने में देश के अन्य सभी दैनिकों से बाजी मार ली है। हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि अब वर्तमान में बहुत सारे हिंदी दैनिक समाचार पत्र हैं जो कि फिल्मों से संबंधित जानकारी
अपने अखबार में नियमित रूप से प्रकाशित करते हैं। लेकिन कुछ वर्षों से हम कह सकते हैं कि पंजाब के जो दैनिक समाचार पत्र हैं वो सबसे ज़्यादा फिल्मी जगत के बारे में जानकारी देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी दैनिक समाचार पत्र हैं उन सब में जितने भी पंजाब के समाचार पत्र हैं उन्होंने बाजी मार ली, जिसमें से नाम है पंजाब केसरी, जिसमें सबसे ज़्यादा फिल्मी जानकारी प्राप्त होती है। वीर प्रताप तथा हिंदी मिलाप सप्ताह में एक बार नियमित रूप से फिल्म संस्करण प्रकाशित करते हैं। हफ्ते में एक बार वो फिल्म संस्करण उसमें देते हैं जिसके अंदर वो समस्त जानकारी प्रदान कर देते हैं। उस दिन उनके मुख्य पृष्ठ पर अथवा अंतिम पृष्ठ पर फिल्म कलाकारों के रंगीन चित्र होते हैं और उनके अखबारों में जो समाचार छापे जाते हैं उसमें साप्ताहिक रूप से मुख्य पृष्ठ पर यानी जिसे हम मेन पेज कहते हैं और अंतिम पृष्ठ पर फिल्म कलाकारों के रंगीन चित्र भी छापे जाते हैं। फिल्मी पत्रकारों के इस समय देश में कई संगठन हैं। आज वर्तमान में तो जो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो चुकी हैं। इनमें सबसे पुराना कोलकाता का लाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन। करीब 20 वर्ष हुए बम्बई के फिल्मी पत्रकारों एवं समीक्षकों ने बॉम्बे फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन स्थापित किया और अब बहुत सारे संगठन बन गए, जिसमें से हमने नाम पढ़ा। एक तो कलकत्ता का है जर्नलिस्ट एसोसिएशन, एक है बॉम्बे फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन। इस संगठन ने बंगाल के संगठन के समान कलाकारों और फिल्मों को पुरस्कृत करना भी प्रारंभ किया और ये संगठन ऐसा है जिसने बंगाल के संगठन के समान कलाकारों को और फिल्मों को पुरस्कृत करना भी प्रारंभ किया। तो हम कह सकते हैं कि तभी से फिल्मों में पुरस्कार दिए जाने लगे, परंतु कुछ ही वर्षों में इसमें पत्रकारों का एक वर्ग पृथक हो गया। इस अलग हुए लोगों ने फिल्मी क्रिटिक्स क्लब बनाया, परंतु समय के साथ साथ ये संगठन भी निष्क्रिय हो गया। फिल्मी क्रिटिक्स का मतलब था आलोचक, समालोचक जो होता है, ऐसा एक क्लब बनाया गया, लेकिन फिर वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान राजधानी के फिल्मी पत्रकारों को समारोह कवर करने में तब कठिनाई हुई तो उन्होंने भी अपने को संगठन का निर्णय किया। 1965 में दिल्ली में फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन की स्थापना हुई, तब से यह संगठन अभी तक सक्रिय है। 1962 में दिल्ली में उन्होंने फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन की स्थापना की, जहां पर ये फिल्मों से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है। तब से यह संगठन अभी तक सक्रिय है। 1973 में मुंबई के फिल्म पत्रकारों ने एक बार पुनः अपना संगठन बनाया। अब की बार इसका नाम रखा गया फिल्म जर्नलिस्ट सोसाइटी और अब मुंबई में 1973 में फिर से एक संगठन बनाया गया जो कि पत्रकारों ने बनाया था, जिसका नाम रखा गया फिल्म जर्नलिस्ट सोसाइटी। यह संस्था काफ़ी कुछ कार्य करती हैं। लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद आदि में जितने भी पत्रकार संगठन हैं उनमें सभी भाषाओं के फिल्म पत्रकारों और समीक्षकों को सदस्यता प्रदान की गई है। भाषा के आधार पर न तो अंग्रेजी के फिल्मी पत्रकारों का कोई संगठन है और न हिंदी के फिल्मी पत्रकारों का। एक जागरूक फिल्म पत्रकार को फिल्म इतिहास के साथ साथ साहित्य, कला, संगीत, चित्रकारी, जनजीवन, नाटक आदि का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। जो फिल्म पत्रकार होता है उसे फिल्मी इतिहास के साथ साथ साहित्य, कला, संस्कृति इन सब का भी ज्ञान होना आवश्यक है। बिना इस पृष्ठभूमि के वह न तो सही मूल्यांकन कर पाएगा और न अपने पाठकों को उचित दिशा निर्देश दे सकेगा। और अगर उसे कला, संगीत और चित्रकारी और नाटक और जनजीवन से संबंधित जानकारी नहीं है तो वह अपने पाठकों को उचित रूप से दिशा निर्देश नहीं दे सकता और न ही फिल्मी दुनिया की मूल्यांकन कर सकता है। फिल्म निर्माण कैसे होता है इसका ज्ञान होना भी उसे ज़रूरी है। उसे कथा और पटकथा का अंतर भी पता होना चाहिए। हमने पहले पढ़ा था कि कथा जो होती है वो सामान्य कहानी, सामान्य कथा होती है, लेकिन पटकथा जो होती है वो पर्दे पर दिखाई जाने वाली फिल्म की कहानी होती है, जिसे डायलॉग और संवाद के माध्यम से लिखा जाता है। उसे ज्ञात होना चाहिए कि इंडोर और आउटडोर शूटिंग में कितना फ़र्क होता है। क्लोजअप और लॉन्ग शॉट किसे कहते हैं, ये सब फिल्मी जगत से संबंधित शब्दावली है। बैंक प्रोजेक्शन तथा सुपर इम्पोजिशन की क्या उपयोगिता है। भारतीय भाषाओं में बन रही फिल्मों की तथा फिल्म बनाने वालों की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, कलात्मक रुझान उनके प्रति क्या है, पृष्ठभूमि आदि की आवश्यक जानकारी भी उसे होना चाहिए।
इतना कुछ ज्ञात होने पर ही अच्छे फिल्मी समीक्षक होने की अपेक्षा की जा सकती है। अगर ये सारी जानकारी किसी व्यक्ति को प्राप्त है या कोई रिपोर्टर है, तो हम कह सकते हैं कि वो अच्छा फिल्मी समीक्षक बन सकता है, क्योंकि इन सब चीज़ों की जानकारी के साथ ही वो जब फिल्मी जगत से संबंधित जानकारी देगा तो हम कह सकते हैं कि वो पूरा न्याय कर सकेगा। विभिन्न देशों की फिल्मी पत्रिकाओं से भारत की प्रमुख सिने पत्रिकाओं की तुलना करें तो हम ये सगर्व कह सकते हैं कि संस्था की ही दृष्टि से नहीं, आकार, कलेवर और साज सज्जा के आधार पर भी भारत की प्रमुख फिल्मी पत्रिकाओं को विश्व के श्रेष्ठतम फिल्मी पात्रों के समकक्ष रखा जा सकता है। अगर हम बात करें तुलना की, तो तुलना अगर हम देशी पत्रिकाएं जो हमारी फिल्मी पत्रिकाएं हैं और विदेशी जितनी भी पत्रिकाएं हैं उन सब की अगर तुलना करें तो हम कह सकते हैं कि जो विश्व की श्रेष्ठतम फिल्मी पत्रिकाएं हैं उन सब में भारत की फिल्मी पत्रिकाओं को प्रमुख स्थान दिया जाता है। अंग्रेज़ी फिल्म पत्रों जैसे फिल्म फेयर, स्टार एंड स्टाइल, स्टारडस्ट, फिल्म वर्ल्ड तथा सिने ब्लिस्ड की अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या किसी भी अन्य देश की प्रमुख फिल्म पत्रिकाओं से तुलना कर सकते हैं। ये जितने भी हमारे नाम हैं पत्रिकाओं के, उन सब से हम जो अन्य देश की दूसरी पत्रिकाएं हैं उन सब से तुलना कर सकते हैं। फिर भी हम कह सकते हैं कि उन सब के भीतर हमें हमारी फिल्मी जगत की जो पत्रिका है वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ नज़र आएगी। ये जानकारी हमने प्राप्त की अभी फिल्मी पत्रकारिता से संबंधित। अब हमारा अगला जो बिंदु है वो है वाणिज्यिक पत्रकारिता, जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको फिल्मी जगत से संबंधित जो भी पत्रिका है उसकी जानकारी समझ में आ गई होगी और बहुत आसानी से आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।